हेलो एवरीवन, आज डेट है 29 सितंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सहारा डेजर्ट को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था तस्मानिया को लेकर के, तो तस्मानिया को अगर हम मैप में व्यू करें, तस्मानिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक आइलैंड स्टेट है और मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया से सेपरेटेड है ब्रास स्टेट के थ्रू। अगर हम बात करें बास स्टेट की, तो बास स्टेट जो है वो यहाँ पर तस्मान सी को और इंडियन ओशियन को आपस में कनेक्ट करता है और सेपरेट करता है मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और न्यूज़ रिलेटेड है एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश जो स्टेट है वहां पर बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है उसको एक तरीके से रिव्यू किया है, उसकी डिस्कवरी की है। तो उनको बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिमेन मिले हैं बुद्धिस्ट साइट के, बुद्धिस्ट केव्स के, स्तूपास के यहाँ पर रिमेन्स उनको देखने को मिले हैं। इसके अलावा उनको वरा स्कल्पचर भी देखने को मिला है। आप सभी को पता है कि लॉर्ड विष्णु के जो 10 अवतार हैं उनमें से एक है वरा। तो इसके बारे में ये माना जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो हो सकता है कि ये सबसे लार्जेस्ट वरा स्कल्पचर हो। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि जो बुद्धिस्ट, जो आप सभी को पता है कि इम्पोर्टेंट रिलीजन जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंज किया हमारी सोसाइटी में, उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट साइट्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिली है। ओके, तो यहाँ पर हम हमारी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि जो बुद्धिज्म रिलीजन है उसका ओरिजिन कब देखने को मिला और क्या बेसिक रीजन रहे जिसकी वजह से उनका ओरिजिन हुआ। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए, जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है उसकी टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए, जिससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर रहती हैं। आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में 2022 चल रहा है। 0 जो है वो प्रेजेंट करता है जीसस क्राइस्ट के बर्थ को, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, और उनके बर्थ के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको बोला जाता है कॉमन एरा। तो हमारी हिस्ट्री के शुरुआत का जो समय है उसको बोलते हैं हम स्टोन एज, क्योंकि शुरुआती समय का जो मानव था, जो ह्यूमन था, वो स्टोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। और इसका टाइम पीरियड है 2 मिलियन ईयर अगो से लगभग 10,000 या 8,000 ईयर अगो तक। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 2700 बिफोर कॉमन एरा के टाइम जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एस्टेब्लिश होती है। और ऐसा बोला जाता है कि 1900 या फिर 1600 इन दोनों के बीच में जो है, इस टाइम पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन स्टेज में चली गई। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1500 बिफोर कॉमन एरा जो है वो वैदिक एरा स्टार्ट हो जाता है। और वैदिक एरा में भी जो शुरुआती समय है उसको बोलते हैं ऋग्वैदिक एरा। अब ये जो ऋग्वैदिक एरा था उस टाइम अगर हम बात करें तो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रहा करते थे, छोटे छोटे स्मॉल जगह पर छोटे छोटे जो हैं वो थे ऑर्गेनाइजेशन थे, जिनको हम बोलते थे जन जो है वो एक इम्पोर्टेंट वर्ड था उस टाइम में। इसके बाद में आता है 1000 बिफोर कॉमन एरा के टाइम जो है वो वैदिक एरा का, लेटर वैदिक एरा के रूप में जो है वो शुरुआत होती है। और इस टाइम ये जो जन है वो आपस में छोटे छोटे जन मिलकर के आपस में एक बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आते हैं, और उनको लेटर वैदिक एरा के टाइम में बोला जाता है जनपद। अब ये जो जनपद है फिर और जनपद मिलकर के वो जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने आप को उन्होंने एस्टेब्लिश किया, और लगभग 600 बिफोर कॉमन एरा के टाइम में सिर्फ और सिर्फ 16 जनपद जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रूप में एस्टेब्लिश हो पाते हैं, और इन 16 जनपद को बोला जाता है महाजनपद। ओके, अब यहाँ पर वैदिक एरा जब स्टार्ट हुआ उस समय जो था वो सोसाइटी का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा था। मतलब किसी भी पर्सन का जो कास्ट है
उसका डिसीजन हो पाता था उसकी स्किल के बेसिस पर कि वो कौन सी स्किल जो है उनके पास अवेलेबल है, वो कौन सा काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे लेटर वैदिक एरा आया वैसे वैसे जो है वो आपकी जो भी कम्युनिटी है उसका डिसीजन होने लगा आपके बर्थ के ऊपर। आपने जिसमें जन्म लिया है जो उसी के बेसिस पर आपका वर्ण डिसाइड होगा, चाहे भले आप वो काम करते हो या नहीं करते हो। ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे वो वेद पढ़ता हो या पढ़ाता हो या फिर यज्ञ करता हो या नहीं करता हो। मतलब इन एक्टिविटीज में वो उनका इन्वॉल्वमेंट हो या फिर ना हो, लेकिन फिर भी वो जो है वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। इस तरीके से एक रिजिडिटी जो है वो सोसाइटी में आने लगी और इसी के बेसिस पर जो है वो ये इस तरीके की कम्युनिटी, इस तरीके की जो कम्युनिटी देखने को मिले कि जहाँ पर लिबर्टी या फ्रीडम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले और एक तरीके से सभी लोग वहाँ पर इक्वल हो। तो जब महाजनपद एरा का स्टार्टिंग हुआ उसी समय जो है कंटेम्प्रेरी पीरियड में ही बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो भी स्टार्ट हुए, एक लिबरल सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने के लिए। न्यू आइडियाज़ के रूप में सामने आए कि जो एक रिजिडिटी सोसाइटी में चल रही है उसको ख़त्म करके इन न्यू आइडियाज़ जो हैं वो सामने आने चाहिए। तो इस तरीके से बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था। फिर इसके बाद में महाजनपद, जो 16 महाजनपद में थे उनमें से एक महाजनपद जो है वो और अच्छे से एस्टेब्लिश हो पाया और उसको बोलते हैं मौर्यन एम्पायर। ओके, और ये जो मौर्यन एम्पायर है, मौर्यन डायनेस्टी, इसकी स्टार्टिंग होती है 325। ओके, मगध जो महाजनपद था वो बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हुआ और वहाँ पर मौर्यन डायनेस्टी ने काफ़ी अच्छा रूल भी किया। 325 बिफोर कॉमन एरा जो है वो मौर्यन डायनेस्टी का स्टार्ट होता है। तो इन 16 में से जो मगध महाजनपद था उसने काफ़ी अच्छे से अपने आप को एस्टेब्लिश किया था। तो ये हमारी हिस्ट्री की टाइमलाइन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर देखा कि हमें महायान जो एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है उससे रिलेटेड भी हमें यहाँ पर कुछ रिमेन्स मिले हैं, किसमें, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, मध्य प्रदेश स्टेट में। तो देखो 483 बिफोर कॉमन एरा जो है वो जो लॉर्ड बुद्धा जो थे उनकी डेथ हो जाती है, मतलब वो महापरिनिर्वाण उनका हो जाता है 80 साल की एज में कुशीनारा में। तो उसके बाद में जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हर 100 साल के बाद में हम आपस में मिलेंगे और ये डिसीजन लेंगे कि किस तरीके से अब बुद्धिज्म रिलीजन जो है वो आगे चलना चाहिए, मतलब उसमें क्या चेंज किए जाने चाहिए, सारे डिसीजन जो हैं वो डिसाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर 4 काउंसिल होती हैं बुद्धिज्म रिलीजन से रिलेटेड। जो फर्स्ट काउंसिल होती है वो 483 में ही होती है। सेकंड काउंसिल जो होती है वो 383 बिफोर कॉमन एरा में होती है। थर्ड काउंसिल होती है 251 बिफोर कॉमन एरा में। और जो फोर्थ नंबर की जो काउंसिल होती है वो होती है फर्स्ट सेंचुरी में। इस टाइम जो रूलर थे जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था उनका नाम था कनिष्क रूलर ने इनको ऑर्गेनाइज करवाया था। और ऑर्गेनाइज कहाँ पर हुई थी, तो ये कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन जो कश्मीर में, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हुई थी। इसके जो चेयरमैन थे वो थे वासुमित्र और इनके वाइस चेयरमैन की अगर हम बात करें तो इनके वाइस चेयरमैन थे अश्व घोष। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ये जो बुद्धिज्म जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, महायान एंड हीनयान। अब जो महायान थे वो रिफॉर्मिस्ट थे, वो चाहते थे कि समय के साथ में बुद्धिज्म जो है उसमें चेंज होना चाहिए। और जो ये थे जो हीनयान जो रहे वो ऑर्थोडॉक्स रहे, उनको लगता था कि जो चलता आ रहा है वो ही चलता रहना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है वो तो कम्प्लीटली आपको याद होनी ही चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको आप एलिमिनेट कर सकते हो। आप हमारी 6th क्लास की जो हिस्ट्री की NCERT है, जो हमने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में कवर करवा रखी है, वहाँ जाकर के आप रीड कर सकते हो। और वहाँ पर हमने हिस्ट्री की टाइमलाइन जो है वो हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर रखा है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। देखो, कोविड जब स्टार्ट हुआ 2020 के टाइम में, तो उस टाइम में हमारी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इसको सपोर्ट कर रहा है, इस स्कीम को। और इसमें उन्होंने स्टार्ट किया कि लोगों को क्या दिया जाएगा, फ्री ग्रेन दिया जाएगा। क्योंकि उस टाइम जॉब जो है उसकी वजह से जॉब
काफ़ी लोगों की चली गई थी, तो काफ़ी लोगों को परेशानी देखने को मिल रही थी। अब इसको रेगुलर जो गवर्नमेंट है वो रेगुलर इसको एक्सटेंड करती रही और प्रेजेंट टाइम में भी इसको दोबारा से 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और 31 दिसंबर तक जो मतलब हमारी गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो फेस्टिव सीजन है उसमें लोगों के पास में ग्रेन्स की कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है पीएफआई को। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 साल के लिए और इनके जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी को 5 साल के लिए। इसके अलावा इंक्लूडिंग इट्स स्टूडेंट विंग द कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, उनको अनलॉफुल एसोसिएशन के अंडर जो है वो एक तरीके से बैन कर दिया गया है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उनको यूएपीए एक्ट जो है 1967 का, उसमें गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि वो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर सकती है। देखो यूएपीए एक्ट जो है वो इंडिया का मेन लॉ है टेररिज्म और टेररिस्ट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को सॉल्व करने के लिए, और ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप एक तरीके से बैन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिटोरियल पेज पर, और देखो हमने कल डिस्कस किया था शायद कि जो हमारी गवर्नमेंट है, कल या उससे अर्लियर डे पर हमने डिस्कस किया था कि जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि अभी प्रेजेंट टाइम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हम देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं और डिपार्टमेंट लेवल पर अदर लेवल पर बहुत सारे जो हैं वो अवार्ड दिए जाते हैं। तो इसको हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि इन सारे अवार्ड्स को मिक्सअप किया जाए और कुछ ही अवार्ड जो हैं वो दिए जाएं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि देखो साइंस का प्रोसीजर प्रेजेंट टाइम में आप देखते होंगे कि जो हमारे जो भी नोबेल प्राइज़ जिनको भी मिलता है उनके बारे में उनकी अगर हम एक तरीके से उनकी बायोग्राफी पढ़ें या उनकी हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत लंबे टाइम से इस प्रोसीजर में लगे हुए थे और टाइम टू टाइम उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं। तो इसी से रिलेट करके आर्टिकल में बोला गया है कि देखो साइंस का जो प्रोसीजर है वो एक लॉन्ग प्रोसीजर है। जैसे कि हम और जगह देखते हैं कि आपने किसी गेम के लिए किसी को प्रिपेयर किया और वो जो है वो किसी गेम में जाके परफॉर्मेंस उन्होंने दी, तो वो इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है। ये जो है साइंस का प्रोसीजर काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर होता है और इसमें बहुत सारे यूथ जो है वो इससे जुड़े हुए होते हैं। तो टाइम टू टाइम उनके लिए मोटिवेशन होना चाहिए, मोटिवेशन के बेसिस पर कि जितना अब तक उन्होंने इतना काम किया है इसी के बेसिस पर जो है वो उनको ये अवार्ड दिया जाए ताकि उनमें एक मोटिवेशन बना रहे और रेगुलर वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो प्रोसीजर है उसमें लगे रहें, है ना। नहीं तो अगर ऐसा होगा कि कुछ अवार्ड ऐसे होंगे तो हम ऐसे देखेंगे कि मान लो हमारे इंडिया के कोई साइंटिस्ट हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनको नोबेल प्राइज़ मिला, उनका जो पहले का बैकग्राउंड हम देखें तो पता चले कि इनका तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। क्यों इन्वॉल्वमेंट नहीं है? क्योंकि उनको कभी कोई रिकॉग्निशन, कभी कोई अवार्ड ही नहीं दिया गया। लेकिन जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में हम देखें, आप कोई भी नोबेल लॉरेट जो है उसको देखिए तो आप देखोगे कि टाइम टू टाइम उनको बहुत सारे लोकल लेवल पर या उनके स्टेट लेवल पर बहुत सारे जो है उनको अवार्ड दिए गए होंगे। इसी से पता चलता है कि अच्छा ये काफ़ी लंबे टाइम से इस प्रोसीजर में लगे हुए थे। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि जो भी गवर्नमेंट का ये डिसीजन है उसके ऊपर दोबारा से रिव्यू होना चाहिए और जिस तरीके से हमारा टैलेंट है साइंस में वो अपना इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है उसको हमें रिकॉग्निशन देने की ज़रूरत है। तभी जा कर के हमारा जो यूथ है वो अपना इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शो करेगा और साइंस के लेवल पर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो प्रेजेंट टाइम में फ्लडिंग जो है एक मेजर इशू सामने आ रहा है। राइटर ने बताया है, सबसे पहले आर्टिकल को शुरुआत किया है कि प्रेजेंट टाइम में आप देख लो जो पाकिस्तान कंट्री है वहाँ पर काफ़ी बड़ा इशू देखने को मिला। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पर आसाम, बिहार जो है वो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए। ओके, अदर रीजन में आप देख सकते हो कि फ्लडिंग एक मेजर इशू देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ट्रांस बाउंड्री जो लॉ है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर 2010 का एक एग्जाम्पल दे रखा है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का कि वहाँ पर अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच में केस हुआ था जिसको लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक बात बोली थी कि जो भी ट्रांस बाउंड्री अगर कोई रिवर फ्लो कर रही है या दो कंट्री के ऊपर इफेक्ट डाल रही है तो आपका
ट्रांस बाउंड्री एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है उसको लेकर के कंडक्ट होना चाहिए। दोनों कंट्री या एक से ज़्यादा कंट्री इसमें इन्वॉल्व हैं तो सभी मिलकर के इसके ऊपर डिस्कशन करें और फिर जा कर के ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और सभी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरा जो कंट्री है वो इसकी वजह से इफेक्ट ना हो। अब यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया के लेवल पर अगर हम देखें तो इंडिया में बहुत सारी रिवर जो हैं वो नेपाल, भूटान, चाइना यहाँ से एंटर करती हैं, जिसमें स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र जो है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग इशू देखने को मिल रहा है और आसाम जो स्टेट है वो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। ओके इसके बाद में अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्र की वजह से तो बांग्लादेश में भी इशू देखने को मिलते हैं। तो ब्रह्मपुत्र को रेगुलेट करने के लिए हमें ये जो भी एग्रीमेंट है इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, लेकिन इंडिया जो है वो ना ही चाइना वो यूएन के कोई भी जो कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द नॉन नेविगेशनल यूजेज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज 1997 और द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स 1992 जिसको वाटर कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। तो ना तो इंडिया और ना ही चाइना जो है इसके पार्टी हैं, मतलब इन रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर तो ये अपने आप को रेगुलेट कर नहीं सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर आती है इंडिया की नेपाल और भूटान को लेकर के, तो वहाँ पर भी बहुत सारी रिवर है जैसे कोसी है और भी अदर रिवर है जिनकी वजह से इंडिया इफेक्ट होता है। तो इन सभी को रेगुलेट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या तो मिलकर के हर सारे कंट्री जो हैं वो जो भी इससे इफेक्ट होते हैं वो मिलकर के डिस्कशन करें, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर के आए, या फिर यूएन के जो भी इम्पोर्टेंट कन्वेंशन हैं उनके बेसिस पर हम शामिल होने की कोशिश करें ताकि इसको रेगुलेट किया जा सके। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर बताया गया है बे ऑफ बंगाल को दोबारा से रीडिस्कवर करने को लेकर के। तो इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं कि देखो बे ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट को कनेक्टिविटी देने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल जो है उसको बिम्स्टेक की जब 4th मीटिंग हुई तो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि नालंदा यूनिवर्सिटी में हम बे ऑफ बंगाल स्टडीज़ जो सेंटर है वो ओपन करेंगे और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पर राइटर ने बताया कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है बे ऑफ बंगाल को दोबारा से रिवाइवल स्टेज में लाने के लिए, और यहाँ पर जो भी इसके लिटरल कंट्रीज़ हैं उन सभी के साथ में अपने रिलेशन बेहतरीन मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के इम्पोर्टेंस की बात की गई है। राइटर ने क्लियरली बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रिसर्च के ऊपर फोकस किया जाए, यहाँ की जो स्टडीज़ है उसके ऊपर फोकस किया जाए, बे ऑफ बंगाल के जो भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर फोकस करके जो भी हमारा कंप्लीट एक आउटलाइन है वो निकल करके सामने आना चाहिए ताकि उसके बेसिस पर हम स्पेसिफिक ध्यान दे सकें बे ऑफ बंगाल के ऊपर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल रिलेटेड है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ईस्टर्न कमांड एक्स चीफ अनिल चौहान को हमारे इंडिया के जो नेक्स्ट सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो उनको बना दिया गया है। ओके तो देखो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो हमारे इंडिया के फर्स्ट थे विपिन रावत, जिनकी लास्ट ईयर 2021 में अगर हम देखें तो हेलीकॉप्टर क्रैश की होने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद में ये जो पोस्ट है वो वैकेंट बनी हुई थी। तो थोड़ा सा पहले हम बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कि किसके बेसिस पर ये सारी जो चीज़ें हैं वो डिसाइड की गई। तो देखो आप सभी को पता है कि 1999 में 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। कारगिल वॉर होने के बाद में एक रिव्यू कमेटी बनाई गई। इस रिव्यू कमेटी ने जो है वो सबसे पहले रिकमेंडेशन दी थी कि हमारे इंडिया में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए ताकि एक इम्पोर्टेंट रोल हो, एक इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन हो, और ये इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन जो है वो गवर्नमेंट मतलब हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके बीच में, और जो हमारी ट्राई सर्विसेज हैं, ट्राई सर्विसेज में आपकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके बीच में एक मीडिएशन का रोल प्ले करे, और यहाँ पर जो है इनको लेकर के जो भी इंस्ट्रक्शन है वो भी टाइम टू टाइम रिलीज होते रहे। तो इसी के बेसिस पर सीडीएस पोस्ट क्रिएट करने की बात रखी गई थी, और फिर जो है वो सीडीएस पोस्ट क्रिएट की जाती है 2019 के टाइम में, और हमारे इंडिया के फर्स्ट सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत, और अभी सेकंड बने हैं अनिल चौहान, उनको बनाया जाएगा। ओके तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि 4 स्टार जनरल जो होता है उसको बनाया जा सकता है सीडीएस। जो सीडीएस होते हैं
वो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट रोल तो प्ले करते ही हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हमारी डिफेंस मिनिस्टर होते हैं उसको लेकर के प्रिंसिपल चीफ एडवाइजर और या फिर प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर का भी रोल प्ले करते हैं सीडीएस। इसके अलावा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो हैं वो परमानेंट चेयरमैन होते हैं सीडीएस। और यहाँ पर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो जो हमारी 3 सर्विसेज हैं, ट्राई सर्विसेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो भी हेड होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है इसका मेन रोल ये है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है इनके बीच में और जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं इनके बीच में एक तरीके से सिनर्जी जो रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो हमारी ट्राई सर्विसेज हैं इनके बीच में भी कोलैबोरेशन का रोल प्ले करते हैं सीडीएस। और तीनों को मिला करके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो गवर्नमेंट के साथ में और हर पॉइंट को लेकर के ओवरव्यू करने की कोशिश करते हैं। तो सीडीएस की पोस्ट और उनकी जो इम्पोर्टेंस है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, पेज नंबर 12 पर। और यहाँ पर देखो ये बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में श्रीनगर हाईवे जो है उसकी वजह से जो एप्पल जो यहाँ पर ग्रोअर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो एप्पल हैं वो एक तरीके से स्टॉक है और स्टॉक होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ख़राब हो रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में जो एप्पल ग्रोवर्स हैं, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं, उनको लेकर के अदर इशू ये भी देखने को मिल रहा है कि अदर कंट्रीज से हमारे इंडिया के मार्केट में अवेलेबिलिटी हो रही है एप्पल की, जिसकी वजह से भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको एक बेस्ट प्राइस जो मिलना चाहिए मार्केट में वो नहीं मिल पा रहा है और इसी की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो आप सभी को पता है कि चाइना और इंडिया के जो बॉर्डर एरियाज है, स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो जो हमारा नर्दन वाला जो पार्ट है वहां पर काफी ज्यादा इशू है दोनों कंट्रीज को लेकर के। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रखा है, उसके ऊपर डिस्कशन भी रेगुलर चल रहा है, अदर पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन चल रहा है। अभी एचसीओ की मीटिंग से पहले संघाई कॉरपोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन की जो समरकंद में मीटिंग हुई उससे पहले अगर हम बात करें तो डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर के ऊपर अच्छे से काम हुआ। जो गोगरा पोस्ट है वहाँ पर हॉट स्प्रिंग वाले रीजन पर या पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो है उसके ऊपर जो हमारी आर्मी है, इंडिया की आर्मी और चाइना की जो आर्मी है, उन दोनों को विड्रॉ किया गया, मतलब उसको लेकर के डिस्कशन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर अब चाइना ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है कि जो बॉर्डर सिचुएशन है वो दोबारा से नॉर्मलाइजिंग हो रही है, मतलब जो भी इशू थे उनको एक नॉर्मल सिचुएशन में लाने की कोशिश की जा रही है और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा रहा है। ओके, यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, आप सभी को पता है, यूएस की विजिट पर वहाँ पर यूएन की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने फोकस किया कि यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट्स हैं उसको अपग्रेड किया जाए। उसके बाद में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है यूएस के उनके साथ में डिस्कशन किया, बायलैटरल रिलेशंस को लेकर के डिस्कशन किया और स्पेसिफिक फोकस किया कि यूक्रेन वॉर जो है उसके ऊपर रिजल्ट आना चाहिए ताकि ये जो इशू है इसकी वजह से जो वर्ल्ड इफेक्ट हो रहा है वो ना देखने को मिले। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे अदर इनिशिएटिव जैसे हमारी एक्सप्लेन्ड सीरीज जिसमें जो भी करंट अफेयर्स में आर्टिकल रहते हैं उनको हम रेगुलर बेसिस पर डिस्कस करते हैं, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। जो हमारी क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज है करंट अफेयर्स की, जो डेली बेसिस पर इवनिंग में हम अपलोड करते हैं, उसको जाकर के आप व्यू कर सकते हो। उसमें आप एक बार व्यू कीजिए, आपको बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर देखने को मिलेगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। ओके, थैंक यू।